Cordelia is coming. Sir, I remember that. Hello, children. I welcome you all to this journey where I'll be taking you to a new world. A world more fascinating, more wondrous than imagination, yet it is a reality. A world where things randomly appear and disappear, they come and go at their own will, and all this happens before you can even blink eye. Welcome to this magical world of quantum physics. And in this endeavor, I have good company. Uh, Let me call upon one of the greatest geniuses, child prodigies of our country, Kautilya Pandit. And yes, of course, he is known as famously Google Boy. So let me introduce you to him. Yesterday, when he came to me and we were chatting about physics, he said he wanted to be an astrophysicist, but then he also said he was keenly interested in quantum physics. And then the thought occurred to me, if he is so interested, then I'm sure everyone would be. And many students would be thinking about this fascinating field, but right now wouldn't be having much idea about what it is and what not it is, rather. So I decided that we should keep a session on quantum physics where students like you and him will be benefited. And who knows, later you may have a career in quantum physics. And I will have a few names to state from our country who are pioneers in quantum physics. First of all, quantum physics के बारे में हम जब बात करेंगे, हम बेस्ट ब्रेन एल्बर्ट आइंस्टाइन को मानते हैं, बट आई पर्सनली रेकन एज another physicist to be better than Einstein because of his revolutionary ideas and imagination, and he was Professor Richard Feynman. कल हमने जब बात की थी तो फाइनमैन का नाम भी आपने लिया था. यस, फाइनमैन लेक्चर्स आप नेट पे ढूंढेंगे, दे आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न्ड. उनके जो थॉट्स थे, उनके जो आइडियाज़ थे, अभी तक भी वो सब एग्जीक्यूट नहीं हो पाए हैं. इट इज़ व्हाट 50 ईयर्स नाउ, इनफैक्ट 60 ईयर्स नाउ. सो रिचर्ड फाइनमैन ने सबसे पहले ही ये क्लियर कर दिया था, आई मीन डिक्लेयर कर दिया था, नो वन अंडरस्टैंड्स क्वांटम मैकेनिक्स. और मुझे लगता है ये सिर्फ उस टाइम पे नहीं जब उन्होंने कहा था, आज भी ट्रू है. व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन मी हियर. सो आज भी ये चीज़ ट्रू है, नो वन एक्चुअली अंडरस्टैंड्स क्वांटम फिजिक्स. आई वुड लाइक टू आस्क यू फर्स्ट, क्वांटम फिजिक्स के बारे में आपने कहाँ सबसे पहले कैसे सुना या कैसे आपका इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हुआ? So I think that a subject like quantum mechanics, which everyone knows about, that it is something intriguing itself, and its name, its background, everything, it ticks everyone. So क्योंकि मैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर इंटरेस्टेड था, तो मतलब मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत लाइट के बारे में जब पढ़ा, तो मुझे मतलब लाइट का जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन द फिजिक्स, वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इन द फिजिक्स, वहाँ से मुझे क्वांटम मैकेनिक्स एक ऑफिशियली मुझे उसका एक दरवाजा मिला. Right, well said. Quantum physics, he said, ticks everyone, and in fact it ticks all the boxes also. Thanks to Marvel Universe, they have made quantum physics famous. Although I feel not in the right way actually, but definitely thanks to them कि अब सब लोग quantum physics ये word तो जानते ही हैं, भले ही वो किसी भी तरह से उसके बारे में जानते हों. तो रिचर्ड फाइनमैन ने ये कहा था, और देन एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑल्सो सेड कि अगर क्वांटम फिजिक्स पढ़ के, मैं एट द वेरी ऑनसेट ये बात कहना चाहता हूँ, क्वांटम फिजिक्स पढ़ के अगर आपको अजीब सा नहीं लगा तो आपको समझ ही नहीं आई है. मतलब समझ में आएगी तो बहुत अजीब सी लगनी ही चाहिए. एंड दिस इज़ व्हाट क्वांटम फिजिक्स इज़ अबाउट. क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि इट इज़ वे बियॉन्ड ऑल दैट यू हैव स्टडीड सो फार. आप जो भी आप पढ़ रहे हो फिजिक्स में, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, वो सब खत्म हो जाती है, और हमारी तो दिमाग में वही भरी हुई है, तो इसलिए वो पढ़ते जाते हैं क्वांटम फिजिक्स, तो अजीब सा लगता जाता है और लगता है कि जो कुछ पढ़ा है वो सब गलत ही है. ऑल्दो गलत नहीं है, दोनों डिफरेंट और पैरेलल पार्ट्स ऑफ फिजिक्स हैं,
और दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस तो है ही। राइट, क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट्स विथ द वर्ड क्वांटम, एंड आई एम श्योर ये तो आप सब भी जानते हैं ये वर्ड, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा या अब आ जाएगा। क्वांटम इज़ बेसिकली अ पैकेट ऑफ लाइट, जैसा ही सेड कि लाइट के बारे में जब इन्होंने पढ़ना चाहा तो ही केम टू नो अबाउट क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि क्वांटम इज़ नथिंग बट अ पैकेट ऑफ लाइट। बट क्वांटम फिजिक्स इज़ मच मच मोर देन दैट। क्वांटम फिजिक्स में हम बात करते हैं, जैसे लाइट की जब बात करते हैं तो हम समझते हैं कि लाइट के दो तरह के नेचर हो सकते हैं, वो वेव भी हो सकती है और पार्टिकल भी हो सकती है। बिल्कुल उसी तरह पार्टिकल भी दो तरह के नेचर शो कर सकता है, और यही सबसे माइंड बॉगलिंग फैक्ट है क्वांटम फिजिक्स का, कि पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और वेव का मतलब है कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ एक तरह की कोई चीज़ है जिसकी प्रोबेबिलिटी है कहीं प्रेजेंट होने की, बट एक्चुअल प्रेजेंट नहीं होता है। और यहीं से क्वांटम फिजिक्स में अजीब वाला जो फैक्टर है, वियर्ड वाला, वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स अकेली ऐसी फिजिक्स है जिसमें कोई चीज़ एक साथ बहुत सारी जगहों पे हो सकती है। सुनते ही लगता है इम्पॉसिबल। एवरी वर्ड जो हम क्वांटम फिजिक्स में यूज़ करेंगे या जो मैं स्टेट करूँगा वो सुनते ही लगेगा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, राइट, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स दिमाग में है, बट टोटली पॉसिबल जब क्वांटम फिजिक्स समझते जाएंगे। सो क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, यानी वो एक ही टाइम पे बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंट हो सकता है, फिजिकली प्रेजेंट है ही नहीं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, छोटे पार्टिकल्स की, जिसमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है भाई? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की ही अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन खुद भी कोई पार्टिकल नहीं है, जैसा हम आज तक समझते आए हैं कि वो तो एक पार्टिकल है और ऐसे घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सो क्वांटम फिजिक्स का क्रक्स, कोर क्या है? वो है पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी, यानी पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करते हैं। जे थॉमसन का नाम तो सबने ही सुना है। ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर स्टेटिंग कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो एटम में प्रेजेंट होता है। बट नोबडी नोज द अदर नेम। जीपी थॉमसन ऑल्सो गॉट नोबेल प्राइज। वेल, थॉमसन से इतना तो गेस कर ही लिया होगा कि डेफिनेटली कोई रिलेशन होगा। देवर फादर सन ड्यूओ। कमाल की बात क्या है, जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। जीपी थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। सो बिल्कुल अमेजिंग चीज़ें हैं, और यही क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है। इन्होंने जो बताया था वो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से था, और इनके सन ने जो बताया क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से है। अब बात ये आ गई कि फिर सही क्या है और गलत कौन है? दोनों ही अपनी जगह सही है, गलत कोई भी नहीं है। और यही मैंने अभी समझाया कि इलेक्ट्रॉन यानी पार्टिकल तो रहता ही है, पर वो वेव भी बन जाता है। राइट, सो अब बात करते हैं कि कैसे इसको समझा जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल होते हुए वेव बन जाएगा, वो एक साथ बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंट होगा, ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो बात करते हैं यहाँ पर एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट की, जिसे कहा जाता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हैव यू रेड अबाउट दिस कौटिल्य, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? सो 12th में सिलेबस में भी है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऑल्दो वो सिर्फ लाइट के लिए है, क्योंकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो वेव्स के लिए होता है, और वेव्स ये एक्सपीरियंस करती हैं, और उसमें इंटरफेरेंस होता है। 11th के स्टूडेंट्स भी इंटरफेरेंस पढ़ते हैं साउंड वेव्स के लिए, 12th वाले पढ़ते हैं लाइट वेव्स के लिए, बट दोनों ही पढ़ते हैं वेव्स के लिए। हम यहाँ पे अब जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और अलग चीज़ के लिए होगा। देखें कैसे। स्लिट का मतलब है नैरो ओपनिंग। तो हमारे पास यहाँ पे दो नैरो ओपनिंग्स हैं। अगर मैं इस ओपनिंग को हटा देता हूँ, बंद कर देता हूँ, और सिर्फ एक ही ओपनिंग रखता हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम हम फायर करते हैं, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स फायर करते हैं। यहाँ स्क्रीन रख दी है, स्क्रीन पे आपको इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इकट्ठे होते हुए दिख जाएंगे आसपास की जगहों पे, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर नीचे जाके ऐसे इकट्ठे होके दिख जाएंगे।
नथिंग वियर्ड, नॉर्मल सिनेरियो ऐसा ही तो होगा अगर किसी पार्टिकल को एक दरवाजे से भेजा जाए. वेल इफ देर इज़ अ डोर और आप डोर के बाहर एक बॉल लेके खड़े हो विच इज़ लेट्स से डिप्ड इन पेंट, रेड पेंट में बॉल को डिप कर दिया और डोर के थ्रू आप उसे फेंको, तो सामने दीवार पे जो स्पॉट्स बनेंगे वो एक लिमिटेड रीजन में ही बनेंगे या नहीं, जो डोर के एकदम सामने वाला रीजन होगा, विच इज़ वॉट इज़ हैपनिंग हियर. नाउ द मोमेंट यू ओपन द अदर स्लिट, और इलेक्ट्रॉन को अब यहाँ से नहीं हम यहाँ से भेजते हैं, वी एक्सपेक्ट कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाकर इसके सामने दिख जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाकर इसके सामने दिख जाएंगे. ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता था अगर क्लासिकल फिजिक्स फॉलो हो रही होती, लेकिन क्वांटम फिजिक्स वियर्डनेस क्या है यहाँ, जब आप यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भेजोगे तो आपको स्क्रीन पे हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए दिखेंगे, और जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाओगे तो यू विल फाइंड अ स्पेशल पैटर्न. इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे पैटर्न बन जाएगा जिसमें यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और एग्जैक्टली यही पैटर्न आपको मिलता है जब आप लाइट पास करवाते हो दोनों स्लिट से, जिसे हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो लाइट जैसा बिहेव करती थी, यानी वेव जैसा बिहेव करती थी, इलेक्ट्रॉन्स भी वैसा ही बिहेवियर शो कर रहे हैं. चलो ये तो लगता है कि अच्छा भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मे भी कोलाइड कर लिए होंगे इसलिए वो इधर उधर चले गए. फाइन, लेट्स रिपीट द एक्सपेरिमेंट विथ अ डिफरेंट कंडीशन. कंडीशन क्या है, इस बार हम यहाँ से एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन भेजेंगे. एक इलेक्ट्रॉन आएगा, स्क्रीन पे पहुंच जाएगा, उसके थोड़ी देर बाद एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, स्क्रीन पे पहुंच जाएगा, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन आता जाएगा. स्टिल बिलीव इट और नॉट, द सेम पैटर्न इज ऑब्टेन्ड. एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है, फिर भी ऐसा का ऐसा पैटर्न मिल रहा है, विच मीन्स कि इलेक्ट्रॉन खुद भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वेव की तरह बिहेव कर रहा है. हो क्या रहा है एक्चुअली में, यही क्वांटम फिजिक्स का बेस है बच्चों. इलेक्ट्रॉन को हम सोचते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये पार्टिकल, ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला इसका मतलब एक प्रोबेबिलिटी वेव है. इट्स जस्ट लाइक अ क्लाउड, एक बादल हमारे पास है जो यहाँ से चल रहा है. अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है एग्जैक्टली नो वन नोज, किसी को भी नहीं पता, और ये इसी फॉर्म में चलता रहेगा. तो इसी फॉर्म में चलता रहेगा तो ये यहाँ से भी पास होगा और यहाँ से भी पास होगा, जैसे लाइट पास होती थी, और वही इंटरफेरेंस शो करेगा. देन द क्वेश्चन इज कि स्क्रीन पे हमें इलेक्ट्रॉन दिख कैसे गया, और यही सबसे फैसिनेटिंग चीज़ है क्वांटम फिजिक्स में कि जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करोगे देन इट विल बिकम अ रियलिटी. बिफोर दैट इट विल बी जस्ट अ प्रोबेबिलिटी. एंड आई मीन दिस इज बियॉन्ड एवरीथिंग व्हाट यू हैव सीन और हर्ड. रियलिटी तभी बनेगी जब उसे देखा जाएगा. जब तक आप देखोगे नहीं तब तक वो चीज़ रियलिटी ही नहीं है, वो सिर्फ कोई चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी है. एंड इन कम्स नील्स बोर. नील्स बोर ने ये कहा, क्वांटम फिजिक्स के सबसे बड़े एक्सपोनेंट, नाम तो सब जानते ही हैं क्योंकि एटॉमिक फिजिक्स में सब ने इनके बारे में पढ़ा है. सो हैव यू हर्ड ऑफ नील्स बोर? तो नील्स बोर ने, आपको पता है भाई, एटॉमिक मॉडल तो दिया ही था, पर क्वांटम फिजिक्स में उन्होंने सबसे ज़्यादा रिसर्च की, सबसे ज़्यादा चीज़ें पुट फॉरवर्ड की. एंड ही स्ट्रांगली बिलीव्ड कि रियलिटी ऐसी ही होती है, जब तक उसे ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा वो एक प्रोबेबिलिटी रहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन भी कहीं भी हो सकता है, और जब ऑब्जर्व कर लेंगे तो वो रियलिटी बन जाएगी. यू थिंक अभी ज़्यादा कुछ वियर्ड नहीं सुना है तो सुनो. यहाँ पे अब हम लाइट बीम फोकस करवाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को हम देख रहे हैं. अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन पास होगा वो लाइट बीम से पास होगा, और लाइट बीम से पास होगा तो लाइट बीम में फ्लक्चुएशन आएगा, यानी हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरा या यहाँ से गुजरा और नॉट. अभी तक तो पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है या यहाँ से जा रहा है, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी थी. बट जैसे ही आपने लाइट बीम फोकस की, नाउ यू आर ऑब्जर्विंग द इलेक्ट्रॉन, और ऑब्जर्व कर रहे हो तो अब उसे मजबूर कर दिया है कि वो दिखे. हेंस या तो वो यहाँ से पास होगा या यहाँ से पास होगा. इमीडिएटली दिस पैटर्न डिसअपियर्स, और इलेक्ट्रॉन आपको बस यहाँ और यहाँ इकट्ठे होते हुए मिल जाएंगे. यानी अब ये किसकी तरह बिहेव करने लग गया? पार्टिकल की तरह. क्यों? क्योंकि आपने इसको कंपेल किया कि दिखो, अब तो दिखना ही पड़ेगा.
आई रिमेंबर जब स्कूल हम जाते थे और टीचर नहीं देख रहा है तो अपने फैंसी मोड में कैसे भी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और जब टीचर देखने लग जाता है तो एकदम लाइन में खड़े होके सीधे चलते थे, है ना। तो माइंड यू, ये इलेक्ट्रॉन भी तो यही कर रहा है। जब इसे नहीं देख रहे हैं, ये अपनी मर्जी से वेव बन के घूम रहा है, एंड द मोमेंट आपने कहा कि अब दिखना पड़ेगा क्योंकि लाइट बीम है, तो ये बेचारा चुपचाप पार्टिकल बन के सीधा सीधा यहाँ आ गया और कोई इंटरफेरेंस शो नहीं कर रहा है। इट्स नॉट शोइंग एनीथिंग एट ऑल। स्टिल यू फील कि अभी कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा है? सर पार्टिकल्स को छुप के क्यों नहीं देख सकते? पार्टिकल्स को छुप के क्यों नहीं देख सकते? गुड क्वेश्चन। पार्टिकल्स को देखने का मतलब क्या है? सी, यहाँ पे हम जिसे देखना कहते हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं, फिजिकली देखना नहीं हो सकता है क्योंकि इनकी साइज 10⁻⁻15 मीटर एंड इवन स्मॉलर है। यहाँ देखने का मतलब ही यही है कि हम इनको लाइट या किसी और एनर्जी से रेडिएट करेंगे और ये उससे इंटरैक्ट करेंगे। तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज, ये सब अजीब बहुत लग रहा है या नहीं? नहीं लग रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि अब इससे भी अजीब बात बताने वाला हूँ। There is a new effect called quantum Zeno effect. Have you heard this word? No. Quantum Zeno effect में जब तक आप पार्टिकल्स को नहीं ऑब्जर्व करते हो वो चलते रहते हैं, हिलते रहते हैं। The moment you observe them, they stop. यानी वही हेडमास्टर वाली बात कि क्लास में हम दौड़ भाग कर रहे हैं, जैसे ही टीचर आया तो हम एकदम खड़े हो गए। तो आई मीन दिस इज़ अनबिलीवेबल। इलेक्ट्रॉन या कोई ऐसे पार्टिकल्स को जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो रुक जाएंगे, हिलना ही बंद कर देंगे। और जब आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, और ऑब्जर्व हम कैसे करते हैं, ऐसे नहीं कि बस यूँ देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्व करने का मतलब वही, आप लाइट से या किसी चीज़ से इंटरैक्ट करवाओगे तो वो रुक जाएंगे और नहीं करवाओगे तो वो चलते रहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटम ज़ेनो इफेक्ट। सो रियलिटी केवल तभी एग्जिस्ट करती है जब उसे देखा जाए। इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट से आई होप कि थोड़ा थोड़ा तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हाँ, इलेक्ट्रॉन को देखा तो वो पार्टिकल बन के रियलिटी में एक स्लिट से चुपचाप पास हो गया, नहीं देखा तो प्रोबेबिलिटी बन के सब जगह घूमता रहा। तो नील्स बोर ने ये कहा, और जब ये स्टेटमेंट दिया इट वॉज रिवॉल्यूशनरी, क्योंकि इट वॉज बियॉन्ड डाइजेशन फॉर एनीवन, इवन द ग्रेटेस्ट ब्रेन अल्बर्ट आइंस्टाइन। ही कुडंट बिलीव कि ये ऐसा थोड़ी ना होता है कि रियलिटी तभी होगी जब ऑब्जर्व किया जाएगा, और नहीं देखूंगा तो क्या रियलिटी नहीं होगी। और इसीलिए उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दिया, डज द मून सीज टू एग्जिस्ट व्हेन वी आर नॉट ऑब्जर्विंग इट। कि जब बोर ने कहा कि भाई देखूंगा तभी रियलिटी होगी, तो इसका मतलब जब नहीं देख रहा हूँ तो मून है ही नहीं क्या, और देखूंगा तभी मून बनेगा क्या। एंड यहाँ से इन दोनों का कन्वर्सेशन और डिबेट स्टार्ट हुआ, एंड इट डिडंट एंड विथ एनी कंक्लूजन। चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। आई रिमेंबर आपको मैंने सॉल्वे कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया था एक बार, शायद नहीं, अच्छा मे बी किसी और बैच में बताया होगा। एक कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें द बेस्ट साइंटिस्ट यूज टू पार्टिसिपेट, और उसमें बोर और आइंस्टाइन भी मिलते थे और खूब डिबेट करते थे क्वांटम फिजिक्स पे। आइंस्टाइन यूज टू क्रिएट थॉट प्रॉब्लम्स, मतलब इमेजिनरी प्रॉब्लम्स वो बना के लाते थे और बोर के सामने पोज करते थे कि क्वांटम फिजिक्स में आप ये कह रहे हो तो ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा होगा तो क्या होगा। एंड बोर हैड द आंसर टू एवरी क्वेश्चन दैट आइंस्टाइन पोज्ड। जस्ट वंस आइंस्टाइन ने एक क्वेश्चन पूछा एंड बोर couldn't respond the same day. Next day he came up with the solution, और आइंस्टाइन के क्वेश्चन में बता दिया कि आपने जो बोला इसमें यहाँ ऐसे ऐसे गलती है और ये इस तरह से होगा। तो ये चलता ही रहा डिबेट। इट नेवर एंडेड, क्योंकि आइंस्टाइन बार बार ये बोलते थे कि ये कोई चांस की बात थोड़ी ना है कि कब क्या होगा और क्या नहीं होगा। एंड बोर कहते थे कि दिस इज़ ऑल अ चांस, अभी कोई भी नहीं बता सकता क्या होगा और क्या नहीं होगा। सिंपल एग्जाम्पल इज, एक कॉइन आप लो और उसको ट्विस्ट करके छोड़ दो, रोटेट करके छोड़ दो। जब वो रोटेट हो रहा है, इज इट हेड और इज इट टेल? इट इज़ बोथ साइमल्टेनियसली। आपको हेड भी दिखता है, टेल भी दिखता है, फिर हेड भी दिखता है, टेल भी दिखता है, चलता ही रहता है। तो ये हेड भी है और टेल भी है और अभी कुछ भी नहीं है इफेक्टिवली। द मोमेंट यू आस्क इट टू स्टॉप, देन इट विल रिवील इट सेल्फ कि अभी मैं क्या बन गया हूँ भाई, हेड, या मैं क्या बन गया हूँ, टेल। और यही बोर ने कहा कि यही है क्वांटम फिजिक्स। जब तक आप उसे रिवील करने को नहीं कहोगे, ऑब्जर्व करने को नहीं कहोगे, तब तक वो ना तो हेड है ना टेल, बट दोनों ही कैपेबिलिटी है, वो कुछ भी बन सकता है।
और जब आप रिवील करने को बोलोगे तब वो बन के आएगा दोनों में से कोई एक चीज़। एंड आइंस्टाइन कुडंट बिलीव इट, क्योंकि आइंस्टाइन को लगा कि ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी हो सकता है, पहले से है कि भाई हेड आने वाला है या टेल आने वाला है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी हो सकता है। एंड आइंस्टाइन फेमसली टोल्ड बोर कि गॉड डजंट प्ले डाइस, कि आपके हिसाब से क्या भगवान पासे फेंकते हैं कि ये आएगा तो अब मैं ये कर दूंगा, ये नंबर आया तो मैं ये कर दूंगा। तो आइंस्टाइन ने कहा गॉड डजंट प्ले डाइस, एंड टू विच बोर रिप्लाइड, आइंस्टाइन यू डोंट टेल गॉड व्हाट टू डू। क्या आप बताओगे कि भगवान को क्या करना है क्या नहीं करना है? तो ये बहस उनकी चलती रही, खत्म हुई नहीं। इवन आफ्टर देयर डेथ्स नो वन कुड फाइंड आउट कि सच क्या है, क्या आइंस्टाइन सही कह रहे थे या बोर सही कह रहे थे। बोर कह रहे थे कि कुछ भी डिसाइड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आइंस्टाइन कह रहे थे कि डिसाइडेड पहले से है, पर क्या होगा वो बाद में पता चलेगा जब देखेंगे। एंड नो वन हैड एनी क्लू कि क्या सही है और क्या नहीं। देन लेटर अनदर फिजिसिस्ट केम, तो उनके बारे में बात करते हैं। इनका नाम भी आपने आई बिलीव सबने सुन ही लिया है, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ऑल्सो जॉइंड बोर एंड सैड कि भाई ये तो सब अनसर्टेन ही है, जो चीज़ें आप सर्टेन सोचते थे वो नहीं हो सकती हैं। अगर आप एक कैरेक्टरिस्टिक सर्टेनिटी के साथ बताना चाहोगे तो दूसरी कैसी हो जाएगी? अनसर्टेन हो जाएगी। द फेमस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से मुझे याद आ रहा है, ऑन अ लाइटर नोट, हाइजेनबर्ग ने अपनी वाइफ से कहा कि वेयर आर माई कार कीज, आई कांट फाइंड देम। तो वाइफ ने कहा मे बी यू नो अ लॉट अबाउट देयर मोमेंटम, सो द पोजीशन हैज बिकम अनसर्टेन। तो सो हाइजेनबर्ग ऑल्सो जॉइंड बोर एंड एग्रीड कि हाँ, सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है, ये सब चांस की बात है, और क्या होगा, कैसा बनेगा, क्या चीज़ होगी, ये तभी डिसाइड होगा जब हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। बिफोर वी कंटिन्यू विथ क्वांटम फिजिक्स, आई वुड स्ट्रांगली लाइक टू टेल यू हियर अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ आवर इंडियन एंशिएंट लिटरेचर। हम बात करते भी रहते हैं इस बारे में। बोर और हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, आइंस्टाइन and all other scientists that you know of have openly and publicly said about the greatness of those textbooks. I go into Upanishads to ask questions. This was said by Niels Bohr. Upanishads में बहुत सारी चीज़ों के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो बोर का स्टेटमेंट ये था कि मैं उपनिषद से क्वेश्चंस पूछता हूँ और मुझे वहाँ से आंसर मिलते हैं। और हाइजेनबर्ग ने जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, देन द पब्लिक रिएक्शन वाज ही हैज़ गॉन मैड। ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये अनसर्टेन हो जाएगा, वो अनसर्टेन हो जाएगा। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि जब मैं वैदिक लिटरेचर पढ़ता हूँ, या इनफैक्ट मैं नहीं, जिन भी लोगों ने वैदिक लिटरेचर पढ़ा है उनके लिए ये क्वांटम फिजिक्स अजीब सी बात नहीं है, उनके लिए ये नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये सब तो वहाँ भी लिखा हुआ है, वहाँ भी समझाया हुआ है। क्वांटम थ्योरी वुड नॉट लुक रिडिक्यूलस टू पीपल हु हैव रेड वेदांता, वेदांता यानी वेदांत फिलोसॉफी और वैदिक टेक्स्ट के बारे में। श्रोडिंगर वॉज एन एविड रीडर ऑफ वेदांत फिलोसॉफी एंड आइंस्टाइन ऑल्सो। ऑन दैट नोट, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, हैव यू हर्ड हिज नेम? जो फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने गिराया था जापान पे, तो उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे ओपेनहाइमर। एंड व्हेन द न्यूक्लियर बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड, तो एंड द डिवास्टेशन इट कॉज्ड, तो ओपेनहाइमर से पूछा था इंटरव्यू में कि हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट इज़ योर रिएक्शन राइट नाउ? एंड यू वोंट बिलीव व्हेन आई टेल यू, उन्होंने गीता का एक श्लोक रिसाइट करके कहा। उस श्लोक का मतलब था कि उन्होंने कहा कि राइट नाउ ऑल आई कैन रिमेंबर इज लॉर्ड कृष्णा हु सेज कि अभी आई एम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। तो गीता का श्लोक ओपेनहाइमर ने उस समय पढ़ के बोला कि अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे भगवान कृष्ण आए हैं और वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं, जैसा उन्होंने गीता में कहा है कि आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट. It is really super strong, and every information, scientific thing is available. In fact, a few days back I read a very good article जिसमें ये था कि quantum physics has to come to India to get the answers.
And this is such a strong statement. India doesn't need to go. Quantum physics को भारत आना पड़ेगा अगर उसको अपने जवाब चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में किसी के पास भी जवाब नहीं है. तो वो जवाब सारे हमारे पास अवेलेबल हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ हम उन लिटरेचर को, हम उन बुक्स को भूल चुके हैं, एंड वी आर जस्ट रनिंग बिहाइंड अदर थिंग्स. एंड द होल वर्ल्ड नाउ अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दोज थिंग्स, एंड वो लोग उसको काफ़ी यूज़ कर रहे हैं. मुझे याद नहीं आ रहा किस कंट्री में उन्होंने म्यूज़ियम की दीवारों पे वैदिक जो श्लोकाज हैं, श्लोक, वो लिख दिए हैं. और आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू सी अ वीडियो. अमेरिका में कुछ बच्चे अंताक्षरी खेल रहे थे, और वो अंताक्षरी किस में खेल रहे थे? श्लोकों में. कि इस अक्षर से खत्म होगा तो वो एक श्लोक बोलेगा बच्चा, उस जैसे हम सॉन्ग्स के लिए प्ले करते हैं. तो दे आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस एंड द knowledge available in those ancient Indian literature. Well, coming back to quantum physics, but उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कौटिल्य, you can take your mic first. Come. So quantum physics की तो बात हम कर ही रहे हैं, but along with that ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि भाई जो क्लासिकल फिजिक्स हमने अब तक पढ़ी है वो सब बेकार हो गई. सी मैक्रो बॉडीज, बड़ी बॉडीज, ये पेन है, बॉल है, इन सब के लिए क्लासिकल फिजिक्स ही काम करेगी, और क्वांटम फिजिक्स काम करेगी सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, यानी बहुत छोटे छोटे जो एटम के अंदर चीज़ें रहती हैं उन पे. तो ऑन दैट नोट, क्लासिकल फिजिक्स भी आप पढ़ ही रहे हो भाई, क्योंकि यू आर ऑल्सो टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस. हमें अगर एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी बनना है तो उसके लिए फिजिक्स पढ़नी होगी, और उसके लिए हमें फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में या ऐसे किसी करियर पाथ के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा, इजंट इट? सो लाइक यू टोल्ड मी you are going through my videos and lectures. What do you find most fascinating in that? So of course, like telling about like a person like you. So personally, I felt that the way you actually express some stories, some instances of the scientific community, that is perfect. It perfectly explains the perception of that time, so that we can understand that how these theories they originated, what was the backstory that actually made everything happen. So that is a really beautiful part that like not only just me but many of us. Oh, that is so nice to hear. Thank you so much, Kautilya. And what about the questions? You mentioned 2 words that you are fascinated about. Yes, sir, definitely, sir. Sir, about the questions, yes, sir, I remember that. So, like the way one can, and especially like what you're practicing, the way you are actually asking questions to yourself, asking question to the students, and then tricking them, and not tricking them. Tricking won't be a right word, but rather seeking answer from them, and from their so that they actually question. So an ability to make other question, that is something that really needs a big applause, and especially like the ability to always question and do something forward. That is what I find Thanks really a great. lot. And see, the key word here is you must all listen carefully to what he said, that you must keep questioning yourself and never stop questioning yourself. And I believe tricking would be an okay word Yes, here, sir. because I also believe that I need to trick my students so that they learn the tricks of the trade, and then they never get tricked by any competitive exam or any other thing. And what I find very nice about him is he frankly told me that he likes to get clean bowled with my questions. So most of the times I use this word when students are not able to answer, or they rather fall for the trick, and I say that you have got clean bowled. So the good thing is he accepts that, because the moment you accept that you have made a mistake, then only you can rectify it, isn't it? So first you need to understand कि हाँ गलत तो हो गया है, या मैंने सोचने में कहीं ना कहीं कुछ मिस तो कर दिया है, and then only you know कि अब मुझे सीखना है कि इसमें गलती क्या है, या क्या और बेटर कर सकते हैं, या क्या सही कर सकते हैं. राइट ना, क्वांटम फिजिक्स हर जगह काम में आती है बच्चों. ठीक है, पता तो हमें अब चलने लगा है उसके बारे में. यू वोंट बिलीव इफ आई टेल यू कि क्वांटम फिजिक्स के बिना सनशाइन ही नहीं कर रहा होता. न्यूक्लियर फ्यूजन, आई एम श्योर एवरीवन नोज अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन ना. सो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है उसमें क्वांटम फिजिक्स का ही रोल है.
स्टार जब डेड हो जाता है, हमारा सन भी हो जाएगा आफ्टर 5 बिलियन ईयर्स, बट वी डोंट नीड टू फ्रेट. हमारे अर्थ की लाइफ तो वैसे ही उससे कम डिफाइंड है, 2 बिलियन ईयर्स मे बी, बट द वे वी आर एक्सप्लॉइटिंग इट, I don't think it's going to last even that, isn't it? Right. So that was the sad part about it. But yes, when the small star collapses after its fuel gets burned, then it keeps on collapsing because of its gravity. You want to go to astrophysics, तो ये आपके लिए भी बहुत important और interesting चीज़ होगी. छोटे स्टार्स जो होते हैं वो कोलैप्स होते ही जाते हैं. ग्रेविटी तो वैसे भी अंदर खींच रही थी, बट बिकॉज ऑफ देयर फ्यूल दे वर जस्ट पुशिंग दैट. लेकिन फ्यूल बर्न होने के बाद अब बाहर पुश तो खत्म हो गया, सो दे जस्ट स्टार्ट कोलैप्सिंग एंड कोलैप्सिंग एंड कोलैप्सिंग, एंड दे वुड हैव टर्न इनटू अ वेरी स्मॉल पीस, बट इट डजंट हैपन. क्यों? ये भी क्वांटम फिजिक्स का ही एक इम्पॉर्टेंट रूल है, और ये नाम भी आप सबने सुना होगा, दैट ऑफ पॉली. Paul Dirac. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा है. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टार को कोलैप्स होने से बचा लेता है, क्योंकि अगर स्टार कोलैप्स हो जाएगा तो एक ही क्वांटम में, रियलिटी में, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ जाएंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो, और पॉली ने कहा ऐसा नहीं हो सकता. बिकॉज ऑफ दैट अ पुश इज क्रिएटेड इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड द स्टार डजंट कोलैप्स बट बिकम्स अ वाइट ड्वार्फ. हमारा सन भी अनफॉर्चुनेटली वाइट ड्वार्फ बन जाएगा आफ्टर द फ्यूल गेट्स बर्न्ड, और मोर और लेस अर्थ की साइज का बन के रह जाएगा बाद में. सो स्टार्स में भी क्वांटम फिजिक्स काम कर रही है. हॉकिंग रेडिएशन इन द नेम ऑफ द ग्रेट वन स्टीफन हॉकिंग. तो उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन के बारे में बताया था जो ब्लैक होल्स में होता है. एंड यस, ये यूनिवर्स का ही एक रूल है दैट इफ यू गिव समथिंग then only you can take something. और हॉकिंग ने समझा कि ब्लैक होल तो ये रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ उसके पास आती है वो उसे खींच लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. सो इन्फॉर्मेशन इज डिस्ट्रॉयड. जो भी चीज़ वहाँ जाएगी खत्म हो जाएगी. ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल कि वो सिर्फ ले ही रहा है और ख़त्म ही कर रहा है, उसे देना भी पड़ेगा. एंड दैट इज़ हाउ हॉकिंग रेडिएशन कंसेप्ट ओरिजिनेटेड, कि उसमें से एनर्जी बाद में बाहर निकल जाती है. सो ब्लैक होल भी एक बहुत ही इंट्रिगिंग चीज़ है. तो आर यू ऑल्सो फैसिनेटेड बाय ब्लैक होल्स? Yes, of course. Everyone is. So the moment the photo was released, I believe you would have seen it, कि ब्लैक होल की जो फर्स्ट फोटो रिलीज हुई थी, तो वो सभी को था क्यूरियोसिटी कि भाई कैसा दिखेगा, क्या होगा, क्योंकि उससे पहले तक सिर्फ ड्राइंग्स और पिक्चर्स में हमने ब्लैक होल देखा था कि ऐसा वैसा कैसा भी होता है. एंड देन फाइनली द फर्स्ट फोटो वॉज रिलीज्ड. एंड आई टेल यू, मैंने उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी. फॉर अराउंड 12 ईयर्स 50+ लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट वर वर्किंग डे एंड नाइट इन कोलैबोरेशन, और उन सारे सेंटर्स का डेटा बाद में एक जगह पे लाया गया, वो पूरा प्रोसेस किया गया, और उससे वो एक फोटो, इमेजिन 12 ईयर्स का वर्क से एक फोटो रिलीज हुई जो हमें ब्लैक होल को दिखाती है. नाउ हमें लगता है कि भाई फिजिक्स तो ठीक है, व्हाट अबाउट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी? तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी क्वांटम फिजिक्स का बहुत 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 ज़्यादा यूज़ होता है. ऐसा लगता है कि ये तो अलग ही ब्रांच है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्या कनेक्शन है इसका? सो अब हम सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके नई ब्रांचेस बना रहे हैं, क्योंकि उन्हीं में आगे बढ़ना होगा. अब सिर्फ फिजिक्स, सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के हम अटक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे. वी वुड नीड हेल्प ऑफ अदर्स. सो इसीलिए अब टर्म्स कॉइन की गई हैं, फिजिकल बायोलॉजिस्ट या फिजिकल केमिस्ट, यानी दोनों ही सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि इसके या उस सब्जेक्ट के कोई ना कोई लॉज होंगे जो आपको अटका देंगे अगर आपको वो नहीं पता है तो. सो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में भी क्वांटम फिजिक्स का यूज़ है. कैसे उसका यूज़ हो रहा है भाई वहाँ? सबसे अविश्वसनीय बात, हम तो अब जाके सीख रहे हैं क्वांटम फिजिक्स. बर्ड्स और एनिमल्स क्वांटम फिजिक्स का पहले से यूज़ कर रहे हैं. बर्ड्स एंड एनिमल्स क्वांटम फिजिक्स को यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए भी. एंड बायोलॉजी में आप फ्रॉग का इवोल्यूशन पढ़ते हो, फ्रॉम अ टैडपोल टू अ फ्रॉग.
दैट एम्प्लॉयज क्वांटम फिजिक्स, उसके बिना वो पॉसिबल ही नहीं होता है। फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्वांटम टनलिंग। सो हैव यू हर्ड दिस वर्ड? Yes, sir. सो केयर टू एक्सप्लेन क्या इसमें होता है या क्या इसमें अलग Sir, you लगता है? actually explained really well. I want to just ओके, नो listen. प्रॉब्लम। नॉर्मली अगर आपके सामने एक दीवार है जिसको हम फिजिक्स के टर्म्स में, टेक्निकल टर्म में कहते हैं बैरियर, and you are on one side of the barrier and you want to move to the other side. So obviously, what about your energy? Should it be less than the energy of the barrier or more than the energy of the barrier for you to cross the barrier? More than the energy of the barrier. Quantum world में जो particle है, for example proton, its energy is way less than the energy of barrier. अगर बैरियर की एनर्जी है 10 यूनिट, उस पार्टिकल की एनर्जी है जस्ट 2 यूनिट्स, एंड विद इन अ फ्लैश दैट पार्टिकल विल बी आउटसाइड द बैरियर। तो कम एनर्जी होते हुए भी वो पार्टिकल बाहर चला गया। दिस इज अगेन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल एज फार एज क्लासिकल फिजिक्स इज कंसर्न, बट इन क्वांटम फिजिक्स इट्स अ रियलिटी एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग ऑल द टाइम। जो हमने अभी न्यूक्लियर फ्यूजन की बात की, उसमें प्रोटॉन्स क्वांटम टनलिंग ही करते हैं, एंड क्वांटम टनलिंग का यूज करके ही सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप्स बनाए गए हैं। दैट आई एम श्योर यू नो अबाउट। विच वन? नो नो नो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर नॉट द मोस्ट पावरफुल, दे वर वे बैक। उसके बाद भी एक नाम आपको पता है, that was scanning tunneling microscope, and tunneling microscope uses quantum tunneling only. मुझे एक और चीज़ याद आई, टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करके IBM ने एक वीडियो बनाया है that is said to be the shortest best movie ever. उसमें उन्होंने क्या किया है, उसमें उन्होंने कॉपर के एटम्स को लेकर शिफ्ट कर दिया है और उससे एक बॉय का फिगर बनाया है और एक एटम से बॉल बनाई है, एंड द बॉय इज प्लेइंग विद द बॉल। यू कैन गो थ्रू गूगल एंड फाइंड आउट अबाउट दिस वीडियो, एंड इट इज सो फैसिनेटिंग। वो एटम्स पे बनाई गई मूवी है, द फर्स्ट एवर, और वो एक्चुअल एटम्स है। मतलब आई मीन हम ऐसे एटम को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उस मूवी के थ्रू उन्होंने बताया है कि उन्होंने एटम्स को ऐसे ऐसे अरेंज किया, एंड द बॉय प्लेज विद द एटम लाइक ही इज थ्रोइंग अ बॉल एंड लाइक दैट। तो क्वांटम टनलिंग माइक्रो का यूज करके ही STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, अब काम कर रहा है, एंड दैट हैज क्रिएटेड अ न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। सम अदर डे वी माइट टॉक अबाउट दैट, अभी तो क्वांटम फिजिक्स पे ही फोकस करें। सो हम फ्रेग्रेंस को आज तक तो सोचते थे कि स्मेल करते हैं, नो, बट क्वांटम फिजिक्स ने हमें सिखाया है कि वी डोंट एक्चुअली स्मेल द फ्रेग्रेंस, वी एक्चुअली हेयर द फ्रेग्रेंस, नॉट विथ आवर ईयर्स बट विथ आवर नोज ओनली। पर हम उसको एक्चुअली में सुनते हैं क्योंकि वो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और उन वाइब्रेशंस के थ्रू ब्रेन को सिग्नल जाता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। सो ये सब चीज़ें क्वांटम फिजिक्स में हो रही हैं। एंड बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक और इम्पॉर्टेंट नाम यहाँ लेना ज़रूरी है, दैट ऑफ अरविंद श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ऑल्सो जम्प्ड इन द डिस्कशन जब बोर और आइंस्टाइन का डिस्कशन हो रहा था। Schrodinger's curiosity cat. Right. So, and he also felt as vague like Einstein कि ये क्या बात हो रही है कि कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, रियलिटी कुछ भी नहीं होती है। So he also came up with a thought experiment, as you rightly said, that was of a cat. तो श्रोडिंगर ने ये कहा कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट इमेजिन करते हैं कि अगर एक कैट हमारे पास है, उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, उस बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया और साथ में एक बीकर रख दिया जिसमें पॉइजन भरा हुआ है, एंड अगर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके होगा, क्योंकि वो चांस की बात होती है कि होगा या नहीं होगा और कब होगा कोई भी नहीं जानता, तो अगर वो डीके होगा तो वो बीकर टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो वो स्पिल हो जाएगा लिक्विड, और कैट उसे पी लेगी, और पी लेगी तो मर जाएगी। पर वो बॉक्स अभी बंद है। तो श्रोडिंगर ने कहा कि ये कैसी अजीब सी बात है कि बॉक्स बंद है, तो बोर कह रहे हैं कि कैट जिंदा भी है, मरी हुई भी है, कुछ भी नहीं पता, और रियलिटी कब होगी? जब उसे देखा जाएगा।
तो श्रोडिंगर ने कहा कि ऐसा थोड़ी ना होता है, या तो वो मर गई होगी या जिंदा होगी, दोनों थोड़ी ना हो सकते हैं। हाँ, पता तभी चलेगा जब देखा जाएगा, पर वो सर्टेनिटी तो है। तो बोर ने कहा कि नहीं, सर्टेनिटी कुछ भी नहीं होती है। श्रोडिंगर की कैट का एक्सपेरिमेंट जो है वो भी एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, और वो बनाया, मतलब सोचा तो उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए था बोर के लॉजिक को, पर कर नहीं पाए। एंड लेटर श्रोडिंगर फेल्ट सो सॉरी दैट आई हैड एनीथिंग टू डू विथ क्वांटम फिजिक्स। इतना परेशान हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं क्वांटम फिजिक्स में बीच में पढ़ा ही क्यों, एंड जो हो रहा है जैसा हो रहा है, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। सो बिफोर आई एंड दिस डिस्कशन, एक बात और बताना चाहूँगा कि Yes, मैंने sir. कहा कि बोर और आइंस्टाइन का डिबेट खत्म हुआ ही नहीं, इवन आफ्टर देयर डेथ्स, एंड द वर्ल्ड डिडंट कम टू नो कि एक्चुअली हु ऑफ देम वाज राइट। तो आपको भी अगर ये जानना हो कि भाई इनमें से कौन राइट था, तो फिर मुझे एक और साइंटिस्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी, बट आई थिंक विल लीव दैट टू मे बी सम अदर डे। एंड आप लोग भी जो देख रहे हैं ऑनलाइन, इसको कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि if you wish we can keep another discussion some other day regarding that. But again, on a lighter note, I got a very interesting picture, that of a quantum dog. So just like Schrodinger, यहाँ पे हमारा जो quantum dog है, the dog is sitting, standing and lying at the same time. तो ये भी एक special picture है which I got from somewhere, source is unknown, but it was really very funny that the dog is sitting, standing and lying at the same time। और यही क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि कुछ भी हो सकता है, सब चीज़ें साथ होती हैं, जब तक ऑब्जर्व नहीं करेंगे रियलिटी नहीं बनेगी। पर यहाँ तो ऑब्जर्व करने पे भी रियलिटी मल्टीपल हो रही है। नाउ I want to finish off with another important quote from Albert Michelson, also one of great physicists. इन्होंने 1893 I believe में कहा था कि जितने भी important fundamental laws हैं physics के, वो सब establish हो चुके हैं। So many times Kautilya students tell me, जब मैं कोई principles या discoveries के बारे में बताता हूँ, तो they sigh कि अरे काश मैं उस समय होता तो ये तो मैं भी डिस्कवर कर लेता। लेकिन अब क्या करें सर, अब तो डिस्कवर करने को कुछ बचा ही नहीं है। डू यू ऑल्सो फील लाइक दैट कि जितना भी इतना कुछ तो लॉज प्रिंसिपल्स आ गए हैं, तो अब तो डिस्कवर करने को बचा ही क्या है। अब क्या कर सकते हैं, हम चाहें भी तो। उस टाइम पे हम होते तो शायद हम भी कुछ डिस्कवर कर लेते। तो इसी को रेजोनेट करते हुए एल्बर्ट माइकलसन ने कहा था कि जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज फिजिक्स में हैं वो सब खोजे जा चुके हैं, और इतने डीपली इस्टेब्लिश्ड हैं कि इनमें चेंज की भी अब कोई गुंजाइश नहीं, बदल भी नहीं सकते, एकदम परफेक्शन है, या बदलने की गुंजाइश बहुत रिमोट है। दिस इज एल्बर्ट माइकलसन इन 1893, एंड जस्ट 13 years लेटर ऐसी थ्योरी खोजी गई जिसने पूरी साइंस को ही बदल दिया, दैट ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन्होंने कहा था कि कुछ भी खोज ही नहीं सकते इम्पॉर्टेंट, और अगर खोज भी लोगे तो उससे कुछ खास बदलेगा ही नहीं, और पूरी साइंस को बदल दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज, खोजने को ढूंढने को हमेशा ही रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अब कुछ बचा ही ना हो। आई ऑलवेज से कि क्या न्यूटन से पहले, हालांकि वो सच तो नहीं है, बट जो बोलते हैं कि वे न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा और उससे ग्रेविटेशन की खोज कर ली, तो न्यूटन से पहले आज तक कभी क्या सेब नीचे नहीं गिरते थे, ऊपर ही रहते थे क्या? फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एप्पल्स हैव बीन फॉलिंग डाउन। व्हाई न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी? ही वॉज द ओनली वन हु थॉट व्हाई। तो ये व्हाई जब तक दिमाग में नहीं आएगा, वी वोंट बी एबल टू डिस्कवर एनीथिंग। सेब गिर रहा है, अच्छा ठीक है खा लेते हैं भाई, दो बैग में भी रख लेते हैं, दिस इज ऑल वी केयर टू थिंक अबाउट, नो। तो जब तक ये नहीं सोचेंगे कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, तब तक हम डिस्कवर नहीं कर सकते। बट यस, बिलीव मी एंड टेक माई वर्ड फॉर इट, डिस्कवर करने को हमेशा ही रहेगा। इनफैक्ट क्वांटम फिजिक्स इज ऑल फॉर यू टू एक्सप्लोर। अभी तो इसमें कुछ भी नहीं पता है, कोई लॉज नहीं है,
कुछ भी हमें आइडिया नहीं जो हो रहा है क्यों और कैसे हो रहा है। तो क्वांटम फिजिक्स एक न्यू फील्ड है, प्रॉमिसिंग फील्ड है एंड अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है। सो जैसा मैंने कहा, इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग, इंट्रीगिंग, इनएक्सप्लिकेबल, बट waiting to be explored and waiting to be explored by who knows, some of you only, है ना? So with this I'll end my discussion here. Come join me. And जैसा मैंने कहा कि some other day we might be having another session जिसमें हम और ज़्यादा quantum physics के बारे में बात करेंगे। And आज तो time permit नहीं कर रहा है। Next time we will understand that using a few games and other things also. So see you next time with more on quantum physics. First of all, I'd like to thank Sir for explaining and giving a big base and a general understanding of quantum physics to each and every one of us. And itself, there are a lot of possibilities that actually is the beauty of such a great field. Like, you never know where an electron is in an electron cloud. Whatever you just know is the probability density. Very good, So right. this really actually tells us a lot of great things. So this means, this depicts, this actually gives us an idea that there are a lot of possibilities waiting for us, and especially in such a promising field, if you actually study more, if you actually think more, if you actually question more, then everything will come into the play. Because actually one of the greatest things or one of the greatest works that a scientist does in his entire lifetime is to actually think about various things, thinking out of the box, thinking differently, thinking generally, but still he should question. And this ability to actually question, this ability to question always, this is what makes such a field possible and able to come. Because if there would be people who didn't have such curiosity, then I don't think that such a field might ever exist. So this is just that much the reality would always cease to exist. It would never if we actually think, but it might if we don't question. So reality questions everything, existence. It is just a sort of how we look into it, how we deal with it. So that is the beauty of this field that we got to actually understand really well today. And especially that there are a lot of possibilities, there are a lot of phases. There are two faces of a coin, and sometimes they're very same and opposite. So this is what is possible. So let's hope that we move forward. And as Sir said, that after this field, like, there are a lot of promising fields that are yet to be explored, they are yet to be touched, and we might learn about them, we might think about them. So that would really be very promising for every one of us. And this is like a gate, this is like an anywhere door which can open to a lot of great different positions, a lot of different great states. So let's see where this thing gets us. And there are a lot of ways, there are a lot of possibilities, there are a lot of tunnels, like quantum mechanics, nanotechnology, cryogenic studies, and different other things. So this really means a lot, this really promises a lot to every single one of us. And again, I'd like to thank Saurabh sir and especially all of you. So this was a really great session, and I actually enjoyed it very much, understanding a lot of great things, and the duality principle that we all are actually yet to explore on a great basis. We actually learn about different things a lot, and one of the greatest inspirations that this promising field gives us is that it's always about how you think, and it's always about how you question. Because the reality, the answer would depend on how you question, how you think over it. So always, whatever you do, whatever it might be, if we question, if we think, if we rethink, then if we review, then the answer that we'll get, it would be way more defined, and we'll actually be way more confident over it. And it would lead us to great destinations and help us in achieving, in learning, in experiencing something new and something beautiful. Thank you.